नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। देखो, ऑलरेडी हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड डिस्कस की है, लेकिन उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये था कि वहां पर मैंने माइक्रोचिप वॉर के बारे में डिस्कस किया था, जो कोल्ड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के चल रहा था। उसके ऊपर वो पूरी डिस्कशन हुई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो वो वीडियो आपको देख लोगे तो आपको वहां पर ये चीज़ें पता चल जाएगी कि कोल्ड वॉर क्यों चल रहा है, या सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनकी कमी क्यों है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से डील होता है, कैसे उसमें चाइना ने एज पाया और यूएसए को पीछे करने की कोशिश की, हालांकि यूएसए क्यों मोनोपोली होल्ड करता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैंने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपने देखा कि इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब एंटर होने वाली है। अब ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे एंटर हो रही है? बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फॉक्सकॉन, इंटेल, ये सारी कंपनीज जो है वो हमारी कंट्री में आकर के बड़ी बड़ी फाउंड्रीज बनाना चाहती हैं, यानी कि फैब्स बनाना चाहती हैं। अब ये फैब्स क्या होता है? फैब्स अभी के समझने के लिए आप बस इतना समझ लो कि फैब्स में हम माइक्रोचिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बस आप आसान भाषा में इतना समझ लो। तो ये बड़ी बड़ी जो फैब्स हैं ये बहुत महंगी, 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें लगते हैं बनाने में इसको। तो वो ये सारी कंपनीज आकर के इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं और इस तरीके से इंडिया जो है बहुत जल्दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन शॉकिंगली जितने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं या जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा कहना आया इस पूरे मामले में कि यार इंडिया को ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर फैब्स के जरिए नहीं घुसना चाहिए, यानी कि फाउंड्रीज डेवलप नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम यही समझने वाले हैं कि क्यों इंडिया को ये सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इनको फैब्स नहीं डेवलप करने चाहिए, बल्कि जो पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वैल्यू चेन है उसके अंदर दूसरे पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए ये आज हम समझेंगे, और फैब्स क्यों नहीं बनाना चाहिए उसके रीजंस को समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसके अंदर जो फैब्स का काम है ये एक्चुअल में होता कैसे है, क्या होते हैं फैब्स। तो अगर आपको एक इमेज से दिखाने की कोशिश करूं तो ये फैब्स होते हैं। ये बेसिकली आपको एक फैक्ट्री जैसा लग रहा होगा जहां पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इन फैब्स में ही सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है कि इन फैब्स को, एक फैब को बनाने में एक कंट्री $100 बिलियन खर्चा करती है। और ये $100 बिलियन क्यों खर्चा करती है, अब आप उसका एग्जाम्पल से अभी आगे आप समझोगे इन फैब्स की यूटिलिटी क्या होती है, किस तरीके से मैं मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा आगे चल करके, और उसके बाद हम रीजंस पे आएंगे कि इंडिया को क्यों नहीं बनाना चाहिए। पर आप समझ लो कि ये जो फैब्स हैं इसमें $100 बिलियन क्यों खर्चा होता है, उसका एक एग्जाम्पल ये समझ लो कि इनको एक्स्ट्रा क्लीन रखना पड़ता है। ये उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्यों क्लीन रखना पड़ता है? क्योंकि ये मैंने ना स्क्रीनशॉट लिया है SML की वेबसाइट से, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत नाम है अपनी माइक्रोचिप की इंडस्ट्री में। उस कंपनी की वेबसाइट से ये लिया है और वो कंपनी क्या लिखती है यहाँ पर कि क्लीन इज क्लीन, कितना क्लीन रखना चाहिए एक फैब को। अब आप समझो कि इस फैब में अगर एक पार्टिकल ऑफ डस्ट घुस गया तो ये पूरे माइक्रोचिप्स और इस पूरे मशीनरी जो इस पूरे फाउंड्रीज के अंदर में यूज हुई हैं, इन पूरी मशीनरी को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर इसको कितना क्लीन रखना चाहिए? यहाँ पर क्लीनलीनेस का लेवल ये है कि जो एयर की, जो हमारी एयर क्वालिटी है ना बाहर में, उस एयर से ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स आपको क्लीन रखना चाहिए। अब आप समझ लो इस फाउंड्री को मैनेज करने का कॉस्ट कितना आएगा, और वो चीज़ अब इंडिया में बनने जा रही है। और इसीलिए सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, ये फाउंड्रीज पर हमें काम नहीं करना चाहिए या हमें फाउंड्रीज अपनी कंट्री में नहीं बनाना चाहिए। तो अब क्यों नहीं बनाना चाहिए उसका रीज़न हम आगे देखेंगे। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि फाउंड्रीज होती क्या है। अब आप समझो कि इस पूरे प्रोसेस में जो पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वर्क करती है, ये वर्क कैसे करती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कैसे होता है और कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप प्रोसेस पूरा मैन्युफैक्चरिंग का देखोगे चिप्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत होती है यूएसए की आती है। अब यूएसए इस पूरे, समझ लो इस पूरी जो गैंग है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, उसका सरदार खान है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। और क्योंकि यूएसए के पास इस चिप की डिज़ाइन है और उस डिज़ाइन में उसकी मोनोपोली है, ये डिज़ाइन किसी और के पास नहीं है, और इसके आईपी, प्रोटोकॉल, सब कुछ यहाँ पर यूएसए के पास है। क्योंकि 1950s के टाइम पर यूएसए के अंदर में ही पहली बार इन माइक्रोचिप्स का इन्वेंशन हुआ था। अब ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि ये माइक्रोचिप्स काम कहाँ आती हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, कि आप कोई भी डिजिटल डिवाइस आज के डेट में, जैसे एक टाइम पर ऑयल की यूटिलिटी थी ना, आज के टाइम पर माइक्रोचिप्स की उतनी यूटिलिटी है। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी काम बिना माइक्रोचिप के कर ही नहीं सकते आज की डेट में, जब हम डिजिटल एरा में हैं।
मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, उसमें माइक्रोचिप लगा हुआ है। एसी, लाइट्स, फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर, आप कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठाइए, उसमें कहीं ना कहीं माइक्रोचिप्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम माइक्रोचिप्स के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं। और ये माइक्रोचिप्स पहली बार 1950s के टाइम पर इन्वेंट हुई थी यूएसए में, और इसीलिए यूएसए के पास इसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ है। करती क्या है माइक्रोचिप्स, आप समझ लो, ये बेसिकली करंट के फ्लो को मैनेज करती हैं। सिंपल, जैसे एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? वो मटेरियल जिसके थ्रू करंट तेजी से पास हो पाए। एक होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जैसे वुड है, वो एक इंसुलेटर है, तो वो करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है, वो पास नहीं होने देता अपने थ्रू। इन्हीं दोनों की बीच की चीज है सेमीकंडक्टर्स, जो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही करंट को फ्लो करते हैं, और अगर उस पर्टिकुलर लेवल से वोल्टेज कम है तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, वो ट्रिप कर जाएगा और सर्किट ब्रेक कर देगा। तो ये मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम फिजिक्स में घुस जाएंगे तो वहां नहीं जाते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। तो इसी करंट के फ्लो को मैनेज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स हर डिजिटल डिवाइस में यूज किया जाता है, क्योंकि अगर करंट का फ्लो मैनेज नहीं करेंगे तो डिवाइस बर्स्ट कर सकती हैं टू मच ऑफ करंट की वजह से। तो इसीलिए इनकी इतनी ज़्यादा यूटिलिटी है। तो अब जब इनकी इतनी यूटिलिटी है, तो यूएसए के पास जब ये सारी डिज़ाइन, आईपी, प्रोटोकॉल सब कुछ है, इसका पूरी मतलब पूरी मोनोपोली है यूएस की इस मामले में, तो यूएस इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे बनता है? सिलिकॉन बनता है सैंड के थ्रू। अब सैंड, आप इसको वो वाला सैंड मत समझ लेना कि गोवा के बीच पे गए और भर के बाल्टी भर के सैंड लेकर के आके सिलिकॉन बना दिया, उतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर सिलिकॉन जो है वो बहुत फाइन क्वालिटी की सैंड से बनता है, और ये फाइन क्वालिटी की सैंड बहुत कम जगह पे पाई जाती है, तो इससे आपने सिलिकॉन बनाया। अब इन्हीं सिलिकॉन को यूज़ करके सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, माइक्रोचिप्स बनती हैं। कैसे बनती हैं उसको समझते हैं। अब इन सिलिकॉन को हम लाते हैं, और उसके बाद जापान की जो कंट्री, जापान जो है उनकी जो जापान की जो कंपनीज हैं, जापान के पास इसको सिलिकॉन वेफर्स में टर्न करने की टेक्नोलॉजी है। इस सिलिकॉन को वो एक रोटी के शेप का ऐसे बहुत पतला पतला वेफर के टाइप में बना देते हैं। अब सिलिकॉन वेफर्स यहाँ पर बन गए जापान द्वारा। उसके बाद ये सिलिकॉन वेफर्स जो हैं यहाँ से जाते हैं नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कंपनी है ASML, और ASML कंपनी ऐसी एक मशीन बनाती है। अब ये मशीन बेसिकली क्या करती है, ये इस सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर बहुत छोटा छोटा पतला 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 सर्किट के लिए जगह बनाती है। बेसिकली एक तरीके से पाथ बनाती है जहाँ पर सर्किट्स प्लेस होंगे, जहाँ उस सर्किट्स पे ट्रांजिस्टर्स प्लेस होंगे। और ये जो पाथ बनाती है, ये इतने छोटे पाथ, समझ लो ना, एक माइक्रोचिप आज जो हम यूज करते हैं ना, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतना स्ट्रांग वो माइक्रोचिप होता है। तो आप समझ लो जो पाथ बनाती है मशीन, इसको लिथोग्राफी कहते हैं। इस लिथोग्राफी के थ्रू उन पाथ्स के ऊपर सर्किट्स प्लेस होते हैं। तो इसीलिए ये जो मशीन है सिर्फ ASML कंपनी बनाती है, और इस मशीन की टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर नीदरलैंड यानी कि ASML कंपनी की मोनोपोली इस मशीन के ऊपर है। अब ये मशीन ने उस पर पाथ बना दिए, अब आपके पास सिलिकॉन वेफर के ऊपर पाथ बने हुए मिल गया। अब ये चीज़ जाएगी फाउंड्रीज के अंदर, और इन फाउंड्रीज में क्या होगा, इन फाउंड्रीज में इन पाथ पे जो ये मशीन ने बनाया है उसके ऊपर सर्किट्स को प्लेस किया जाएगा, और फाइनली माइक्रोचिप्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको। इन हर चीज़ को बनाने का एक अपना अलग प्रोसेस है। लिथोग्राफी का अपना अलग लंबा सा प्रोसेस है, इस सिलिकॉन वेफर को बनाने का अपना अलग प्रोसेस है, सिलिकॉन से सिलिकॉन वेफर बनाने का अपना अलग प्रोसेस है। वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है, तो उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बस शॉर्ट में समझा रहा हूँ, और मैं भी इस प्रोसेस का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको इतनी डिटेल में चीज़ें बता पाऊँगा। हालांकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको समझाने लायक चीज़ें बता दूँ। तो अब जब यहाँ से फाउंड्रीज में चीज़ें आई, तो जो फाउंड्रीज इंडिया में बन रही है वो यही फाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पर उन सर्किट्स को प्लेस किया जाएगा, और उस पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किया जाएगा, और फिर फाइनली माइक्रोचिप्स निकलती हैं। तो आप समझ लो इस पूरे वैल्यू चेन के ना दो एंड्स हैं। एक एंड है जहाँ पर यूएस खड़ा है, उसकी पूरी मोनोपोली है, और फिर दूसरा एंड आता है जो कि दूसरा एंड है चाइना का, जो कि सबसे ज़्यादा चिप्स कंज्यूम करता है। मतलब आज भी दुनिया की ऑलमोस्ट 60% जो माइक्रोचिप्स हैं वो चाइना अकेले कंज्यूम करता है, और इसीलिए चाइना को फील होता है साल 2000 मतलब 2005-6 के बाद में कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में घुसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आप नहीं घुसे ना, तो आप कभी भी आगे आने वाले 40-50 सालों में पूरी दुनिया में आप एक बहुत टॉप की कंट्री नहीं बन पाओगे, आप एक सुपर पावर की रेस में भी नहीं आ पाओगे अगर आपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ब्रेक थ्रू नहीं किया।
क्योंकि आप 60% तक कंज्यूम कर रहे हो और आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे हो, अपने काउंटर पार्ट, अपने सबसे बड़े एनिमी यूएसए के ऊपर में हो। तो चाइना ने अलग अलग तरीकों से घुसने की इस पूरी इंडस्ट्री में कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश सारी नाकाम हो गई, क्योंकि पहले उन्होंने फाउंड्रीज बनाने की कोशिश करी पर फिर भी उनको डिपेंडेंट यहाँ पर थे नीदरलैंड में, फिर दूसरी तरफ डिपेंडेंट यहाँ पर जापान के ऊपर थे। यहाँ पर सिलिकॉन वेफर्स के लिए जापान से अच्छी रिलेशंस भी नहीं है, यूएसए से अच्छे रिलेशंस नहीं है, यूएस की कंपनीज क्यों देंगी डिज़ाइन। हालांकि स्टार्टिंग में एप्पल कंपनी जो डिज़ाइन है उसके पास उसने दिया था चाइना को, और चाइना की कंपनीज ने बनाना शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में यूएसए ने अपने लॉज को यूज़ करके सारी कंपनीज को मना कर दिया कि आप चाइना को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दो। लेकिन फाइनली साल 2017 के बाद चाइना की जो हुआई कंपनी है उसने पहली बार इस पूरे मार्केट में ब्रेक थ्रू किया और उन चिप्स को बनाया। लेकिन आप समझो कि अभी भी चाइना उस एडवांस टेक्नोलॉजी पर नहीं पहुंच पाया है, और यहीं से फिर हमारा रीज़न शुरू होता है कि क्यों इंडिया को ये फाउंड्रीज पर काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस पूरे फेलियर का चाइना ने अपने लाखों टाइम, मतलब अब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी और कई सालों का टाइम इसमें गवा दिया, लेकिन आज भी जो टेक्नोलॉजी यूएस के पास है उस टेक्नोलॉजी के आसपास भी चाइना बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाया है। तो आई होप आपको अब ये पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है, किस तरीके से ये काम करती हैं। अब आते हैं अपने प्यारे भारत देश पर। अब जो हमारा प्यारा भारत देश है वो क्या बना रहा है, वो ऐसी फाउंड्रीज बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर इंटेल जैसी कंपनीज, फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज आकर के इसको डेवलप करेंगी। बट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया को ये नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जैसे आपने ना ऑयल रिफाइनरीज मान लो बना दी, जैसे हमने जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी बनाई। अब वो रिफाइनरी हमने एक बार बना दी, वो सालों सालों तक, 50 सालों तक चलेगी और उससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपने पैसा एक बार डाला, लेकिन आपको हर साल जो है उससे कुछ ना कुछ पैसा निकल करके आ रहा है, तो आपका एक गुड इन्वेस्टमेंट है वो। लेकिन फाउंड्रीज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाउंड्रीज में हर टाइम पर, जैसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ये फाउंड्रीज है ना, ये टॉप कंपनीज जो हैं, जैसे ताइवान की TSMC है, इसके पास ये फाउंड्रीज हैं जो एडवांस लेवल की। फिर सैमसंग जो है कोरिया की कंपनी, उसके पास ये एडवांस लेवल की फाउंड्रीज है और इनका मेन बिजनेस ये है। तो इस फाउंड्रीज को बनाने में पहले तो $100 बिलियन ये लोग खर्चा करते हैं, और $100 बिलियन लगा करके ये बना तो देते हैं, उसके बाद हर साल ये कम से कम $20 बिलियन इस पर खर्चा करते हैं, इसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए, इसके प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए। क्योंकि ये इतना हाईली डिफाइंड फाउंड्रीज होती हैं कि यहाँ पर आपको इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर आप अगर एक फाउंड्री बनाते हो तो पहले आप उसमें $100 बिलियन खर्चा करते हो, और उसके बाद $20 बिलियन हर साल आप उस पर खर्चा कर रहे हो उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको TSMC और सैमसंग जैसी कंपनी से मतलब चैलेंज लेना है, तो आपको ऐसी फाउंड्रीज डेवलप करनी पड़ेगी जहां पर आप हर साल $20 बिलियन खर्चा कर पाओ। और इसीलिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ऑयल रिफाइनरी वाला हाल नहीं है, ये फाउंड्रीज का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, तो यहाँ पर इंडिया को नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि जितना एक पूरी जो माइक्रोचिप होती है उसका जो, अगर मैं आपको फोटोज से दिखाऊं, एक जो माइक्रोचिप हो, दूसरा कारण यह है कि जैसे एक इतना दूसरा कारण यह है कि जो माइक्रोचिप्स होती हैं ये इतनी छोटी और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है इनका कि उसमें इंडिया को नहीं घुसना चाहिए, ऐसा मानते हैं ये एक्सपर्ट्स। क्यों मानते हैं? आप समझना कि ये जो चिप्स है, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर में। तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत छोटे छोटे यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। मतलब एक माइक्रोचिप की जो साइज है वो आपके फिंगर टिप से भी छोटी होती है, और उस माइक्रोचिप के ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको इतना कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये ट्रांजिस्टर्स बिलियंस की क्वांटिटी में यहाँ पर माइक्रोचिप्स पर यूज होते हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर की जो दूरी होती है उसको नैनोमीटर यानी NM, नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। और एक नैनोमीटर कितना होता है? एक नैनोमीटर मतलब 1 मीटर का बिलियंथ पार्ट होता है 1 नैनोमीटर। और उस नैनोमीटर में अब जितना कम नैनोमीटर होगा, आप समझ लो उतनी पावरफुल ये माइक्रोचिप्स होंगी, उतना ज़्यादा वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा पाओगे, तो जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतनी पावरफुल माइक्रोचिप। तो एक माइक्रोचिप जो है उस पर जितना कम NM होगा उतना पावरफुल वो चिप होगी। ठीक, अब चाइना जो है वो इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतने साल खर्चा करने के बाद, चाइना जैसी कंट्री आप समझ लो
कितनी पावरफुल, कितनी टेक्नोलॉजिकली साउंड कंट्री जो है वो अभी तक 14 nm तक पहुंच पाई है उसकी टेक्नोलॉजी, 3 nm की चिप्स वो लोग बना रहे हैं। इंडिया का जो हाईएस्ट लेवल है, जो अभी हम कह रहे हैं कि हम इतना अचीव कर लेंगे, इंडिया जो है वो 28 nm तक अचीव कर पाएगा। मतलब हम 28 nm की चिप्स अपनी फुल कैपेसिटी में बना पाएंगे, अपनी बेस्ट दे करके बना पाएंगे। और आपको पता है कि आईफोन 13 में कितने nm की माइक्रोचिप्स यूज होती हैं? आईफोन 13 में 5 nm की माइक्रोचिप्स यूज होती हैं। और एप्पल ये ट्राई कर रहा है कि अब जो नया आईपैड ला रहा है वो उसमें वो 3 nm की माइक्रोचिप्स यूज करे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पर यूएसए पहुंच चुका है और कितनी मोनोपोली होल्ड करता है इस पूरे मामले के अंदर में, और उसकी टेक्नोलॉजिकल लेवल कहां पर खड़ा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो चाइना और एज अ कंट्री हम अभी वहां तक जब तक पहुंचेंगे तब तक हो सकता है कि इस पूरी इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हो जाए, कुछ नया आ जाए इसके अंदर में। तो जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो सारा हो सकता है कि डूब जाएगा, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में नहीं घुसना चाहिए। तीसरा कारण कि क्यों इंडिया को फाउंड्रीज नहीं बनाना चाहिए, उसका रीजन ये सिंपल सा कि जितनी ये बड़ी कंपनीज है ना, जैसे TSMC हो गई, सैमसंग हो गई, जो फाउंड्रीज ही बनाती हैं, जिनका काम ही यही है, उनके पास और कोई चीज़ नहीं है, तो ये फाउंड्रीज अलग अलग देशों में अब बनाना शुरू कर चुकी हैं। जैसे इंटेल ने एरिजोना के अंदर में 2 फाउंड्रीज खोलने का प्लान कर दिया है, वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर दिया, खोल रही है। इंटेल इंडिया में भी आ रही है। उसके अलावा आप देखोगे कि TSMC जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के फाउंड्रीज बनाना शुरू कर रही है। सैमसंग दूसरी कंट्रीज में फाउंड्रीज बना रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टू मच ऑफ फाउंड्रीज हो जाएंगी और उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंडिया को फाउंड्रीज पर काम नहीं करना चाहिए। अब आपका सवाल आएगा, यहाँ से दागोगे आप सवाल कि फिर इंडिया क्या करे, तो ना घुसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ना बने सुपर पावर। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन उस चीज में करना चाहिए काम, ऐसा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, जहां पर इंडिया की एक्सपर्टीज है। जैसे इंडिया की एक्सपर्टीज आज के IT सेक्टर के सर्विसेज में है, तो इंडिया जो है उसको यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो दूसरे वैल्यू पॉइंट्स हैं, जैसे कि असेंबलिंग का वैल्यू पॉइंट है, वहाँ पर काम करना चाहिए, पैकेजिंग का काम करना चाहिए। और क्योंकि बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चिप्स रोज बन रही हैं, रोज ये माइक्रोचिप्स बन रही हैं, तो इसकी टेस्टिंग का काम इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर टेस्टिंग में अगर हम घुस जाते हैं, तो इन वैल्यू पॉइंट्स पर अगर हम अपनी मोनोपोली कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी इंडिया भी इस पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। क्योंकि अभी टेस्टिंग, पैकेजिंग, इन सारी चीज़ों पर कोई कंट्री पूरी तरीके से फोकस नहीं कर रही है। इसीलिए इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो टेस्टिंग, पैकेजिंग और असेंबलिंग, इन सारे पार्ट्स जो हैं पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के वैल्यू चेन जो है, उस पर अगर फोकस कर दे तो वो एक बहुत बड़ा पावर बन सकती है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर में, और इन्हीं को यूज़ करके वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है। तो आई होप आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम करती है वो समझ में आ गया होगा, कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सारी चीज़ें काम कैसे होता है वो समझ में आ गई होगी। इंडिया को क्यों नहीं बनानी चाहिए फाउंड्रीज, और क्यों, किस चीज़ों पर वर्क करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।